गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग सम क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर द एडवेंचर। ठीक है, जो एडवेंचर हमने चैप्टर पढ़ा है इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर बच्चों डिस्कस कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि यू हैव पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस। ये लाइंस किसने कही थी? ये राजेंद्र देश पांडे ने प्रोफेसर गायतोंडे से ये लाइंस कही थी। और इसका मतलब क्या था हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि इसका कहने का अर्थ ये था कि तुम्हें एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ है, एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस तुम से होके गुजर के आए हो तुम। वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था, लिविंग इन टू वर्ल्ड। ठीक है, एक ही वक्त में दो दुनिया में मौजूद रहना। ठीक है, वन ही लिव्ड इन नाउ एंड द अदर वेयर ही हैड स्पेंट 2 days। ठीक है, एक तो जहां पे तुम बेहोश पड़े थे और दूसरा वो जहां पे तुमने 2 दिन गुजारे। एक दुनिया वो थी। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बच्चों। गंगाधर पंत could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him। ठीक है, इसका अर्थ है बच्चों कि गंगाधर पंत कंपेयर करने से रोक नहीं पा रहे थे खुद को। ठीक है, किन दो चीजों को? एक उस कंट्री को जिसको वो जानते हैं, जहां के वो हैं, और दूसरा जिस कंट्री में वो आ चुके हैं। ठीक है, उन्होंने शिफ्ट कर लिया था ना, वो दूसरी दुनिया में आ गए थे। मतलब भले ही अपनी कंट्री में थे बट वो दुनिया थोड़ी अलग थी। तो वो ना चाहते हुए भी बार बार दो दुनियाओं को कंपेयर कर रहे थे, ऐसा कहा गया है। पर ऐसा क्यों कहा गया है जानते हैं बच्चों इसका। Gangadhar Pant knew India, which had seen the decline of Peshwas and experienced the slavery of British। ठीक है, गंगाधर पंत उस भारत को जानते हैं। गंगाधर पंत ही क्या बच्चों, हम लोग भी। ठीक है, हम लोग, हमारा भी जो पास्ट है, हम भी इसी पास्ट को जानते हैं कि पेशवास जो थे उनका क्या हुआ, उनका पतन हुआ। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन हो जाना। ठीक है, पतन तो बच्चों पता होगा, विनाश होना। तो पेशवाओं का विनाश हो गया था बैटल ऑफ पानीपत के बाद। और क्योंकि पेशवा ही एक ऐसी शक्ति थी जो ब्रिटिशर्स को रोक सकती थी हमें गुलाम बनाने से, अगर उनका ही सर्वनाश हो गया तो फिर बच्चों हमारा गुलाम बनना निश्चित था। इस वजह से हम ब्रिटिश के स्लेव बने। स्लेव यानी कि बच्चों गुलाम। बट द इंडिया ही हैड सीन इन 2 days, लेकिन उन 2 दिनों में जिस दुनिया में वो शिफ्ट हो चुके थे वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो बिल्कुल अलग थी उनकी दुनिया से। इट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी। वहां पे आज तक कोई गुलाम ही नहीं बना था। किसका? व्हाइट मैन। व्हाइट मैन से यहाँ अर्थ है बच्चों किनका? ब्रिटिशर्स का। ठीक है, क्योंकि वो गोरे होते थे, अंग्रेज होते थे, तो उनको गोरों को व्हाइट मैन कहते हैं। ठीक है, तो उस जिस दुनिया में प्रोफेसर गायतोंडे चले गए थे वहां पे कोई आज तक गुलाम नहीं बना था, क्योंकि वहां पेशवाज नहीं हारे थे। ये हमने चैप्टर में रीड कर लिया था। इट वॉज सेल्फ डिपेंडेंट एंड इंजॉयड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, वहां कैसा था? एक तो वो सेल्फ डिपेंडेंट था। ठीक है, वो किसी का गुलाम नहीं था। ठीक है, एक तरह से कह सकते इंडिपेंडेंट था। एंड इंजॉयड सेल्फ रिस्पेक्ट। और देखो बच्चों, ये बात तो जाहिर है कि जो गुलाम नहीं होगा, ठीक है, जो खुद के पैरों पे खड़ा होगा, उसकी एक क्या होती है? उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आत्मसम्मान होता है। ठीक है, और जो दूसरों के रहमो करम पे जी रहा है, ठीक है, या फिर दूसरों के कह सकते हैं टुकड़ों पे पल रहा है, गुलाम है, तो फिर वो क्या होगा? उसके खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं हो सकती कभी भी लाइफ में। ठीक है, तो वही सेम सिचुएशन क्या थी बच्चों, हमारे साथ रही है। हमारे पास हमारा कुछ ऐसा रहा है कि हम क्योंकि ब्रिटिशर्स के गुलाम बने थे तो हमारे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हम हर चीज के लिए ब्रिटिशर्स पे डिपेंड थे। ठीक है, लेकिन जिस कंट्री में अब प्रोफेसर गायतोंडे पहुंच गए थे, वो क्योंकि कभी गुलाम ही नहीं बना था, तो वहां के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट था। और ये देख के उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इसीलिए बच्चों वो इन दो कंट्रीज को, दो दुनियाओं को आपस में कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, कंपेयर हम कब करते हैं? दो सेम चीजों को तो हम कभी कंपेयर नहीं करते ना। ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, हम वे कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेरिजन तब आता है बच्चों जब एक चीज बेकार है और दूसरी चीज बहुत अच्छी है। ठीक है, तब वहां पे कंपैरिजन होता है। तो उनको जो अपना गुलाम बनना और ब्रिटिशर्स के अंदर अधीन रहना, वो कहीं ना कहीं खटकता था। और जिस दुनिया में वो आ गए थे वहां सब लोग कैसे थे बच्चों?
सेल्फ डिपेंडेंट थे और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आत्मसम्मान के साथ जी रहे थे, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसलिए वो ना चाहते हुए भी दो दुनियाओं को आपस में कंपेयर कर रहे थे। बोथ हैड डिफरेंट हिस्ट्रीज, क्योंकि दोनों की डिफरेंट हिस्ट्रीज थी, इस वजह से वहां का सिनेरियो भी बिल्कुल अलग अलग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। ठीक है बच्चों, ये वर्ड, ये मतलब ये कह सकते हैं, ये फ्रेज हमें पढ़ने को मिला था कि देयर इज अ लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। ये बहुत ही थोड़ा टिपिकल टाइप का फ्रेज है, इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है बच्चों, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत साइंस भी आ जाती, इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रोफेसर गायतोंडे हैड डिसाइडेड टू गो, जो गलत आ गया शायद। ठीक है बच्चों, इसका आंसर थोड़ा यहाँ पे कुछ गलत हो गया, इसको हम कट कर देंगे। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। ठीक है बच्चों, क्वांटम थ्योरी क्या होती है? सबसे पहले मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया था। देखो, बहुत ज्यादा डिटेल साइंस में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत समझते हैं। एक है ना बच्चों, एक अगर आप साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखेंगे हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को लेके बात करते हैं। अर्थ, ठीक है, सोलर सिस्टम, ठीक, जितनी भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हम ट्रक ले रहे हैं, ट्रक से कार का कॉलिजन हो रहा है, ठीक है, हम वो सारी चीजें देखते हैं। और हम बहुत सारी चीजें देखते हैं बच्चों, जो हमारा मोशन वाला चैप्टर है उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, तो उसमें कार जैसी इन तरह की ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों वो हो जाता है मैक्रो वाला पार्ट, हो जाता है मैक्रो। एक होता है बच्चों बहुत छोटा पार्ट, जहां हम स्टडी करते हैं एटम को। ठीक है, एटम और एटम के पार्टिकल्स के अंदर जो फिजिक्स चल रही है ना बच्चों, एटम, परमाणु, जब हम परमाणु के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके इनका मोशन, इनकी स्पीड, इनकी वेलोसिटी, इनका मोमेंटम, इन पे लगने वाला फोर्स, जब हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं तो दैट कम्स अंडर योर क्वांटम फिजिक्स, एंड उसी में एक निकल के आती है क्वांटम थ्योरी। ठीक है बच्चों, अब लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म क्या कहता है कि लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि कोई भी चीज निश्चित नहीं है क्वांटम थ्योरी के अंदर। ठीक है, जैसे मैक्रो वर्ल्ड में बड़ी बड़ी चीज, ऑब्जेक्ट जहां लेते हैं वहां फिक्स है कुछ चीजें, ठीक है, लेकिन अगर हम क्वांटम थ्योरी के अंदर आते हैं वहां चीजें कुछ फिक्स नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से कल समझाया था, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको मैक्रो से कंपेयर करें, जैसे मान लीजिए ये सेंटर में प्रोटॉन है, ठीक है, ये माइक्रो की बात कर रहे हैं हम, मान लीजिए क्वांटम वाले फिजिक्स की बात चल रही है, और ये मैक्रो फिजिक्स है, तो यहाँ बीच में सन है, ये बीच में सन है। ठीक है, जिस प्रकार से सन के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं, मान लो अर्थ यहाँ है तो रिवॉल्व करती है, तो यहाँ फिक्स है बच्चों कि अर्थ अपनी जगह चेंज नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट में ट्रेवल करेगी। तो ये डिटर्मिनिज्म है, ठीक है, कि अर्थ इज डिटरमाइंड टू ट्रेवल ओनली ऑन इट्स ऑर्बिट। लेकिन दिस लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन दिस क्वांटम फिजिक्स, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन जीवन भर इसी शेल में रहेगा। ठीक है, वो शेल को शिफ्ट भी कर सकता है, वो इस शेल में भी आ सकता है, फिर यहाँ से इस शेल में भी आ सकता है, फिर यहाँ से वापस दूसरे शेल में भी जा सकता है। तो ये जो हम कह नहीं सकते कि एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इसी को बोलते हैं बच्चों लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है, आपको क्वांटम फिजिक्स में देखने को मिलती है। जो मैक्रो फिजिक्स है, जो बड़े ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो रूल्स और लॉज है, वहां आपको ये देखने को नहीं मिलता। इसलिए it has been said that lack of determinism in quantum theory. I hope इतना समझ आया होगा आप लोगों को। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। ठीक है, ये लाइन भी कही गई थी, यू नीड सम इंटरेक्शन
टू कॉज अ ट्रांजिशन। तो जान लेते हैं बच्चों इसका अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन कही गई। This Bombay was under the British Raj and Anglo-Indian in uniform checked permits each of the blue carriages of GMP, a road liner, the mostly Anglo-Indian party along with the ठीक है बच्चों। तो जहां तक मुझे लग पा रहा है कि ये क्वेश्चन भी आपका इसका आंसर गलत है। ठीक है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। मतलब ट्रांजिशन का मतलब होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रेवल करना है। तो जब आपको ये प्रोफेसर गायतोंडे को कौन समझा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र समझा रहे होते हैं, जो पूछते हैं कि मैंने ही क्यों ऐसे ट्रेवल किया एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे कोई क्यों नहीं ट्रेवल करे। तो समझाते हैं, तब ये लाइन बोलते हैं कि तुम्हें ना एक जगह से दूसरी जगह यानी कि ट्रांजिशन के लिए कुछ इंटरेक्शन चाहिए होता है, कोई तो साधन चाहिए होता है जिसके थ्रू तुम वहां जा सको। फिर वो उसको बताते हैं कि देखो, क्या तुम अपने दिमाग में ये सोच नहीं रहे थे कि काश की हिस्ट्री ऐसी होती, काश की पास्ट ऐसा होता, तुम उस पास्ट के बारे में सोच रहे थे, तुम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, तुम अपने माइंड में, क्योंकि तुम कुछ लिखना चाह रहे थे, तुम क्योंकि उसे क्या करना होता है बच्चों, एक वो देना होता है। ठीक है, एक काइंड ऑफ सेमिनार में उसको ये सामने रखना होता है कि अगर पास्ट में अगर ऐसा हुआ रहता, कुछ इवेंट्स अगर बदल जाते तो हमारा पास्ट कैसा होता। इस पे एक स्पीच देनी थी, और स्पीच देने का टॉपिक उसने यही चुना था कि अगर बैटल ऑफ पानीपत में पेशवाज नहीं हारते तो फिर आज का जो भविष्य है भारत का वो कैसा होता। ये स्पीच वो देने वाले थे, और क्योंकि उन्हें स्पीच देना था इसलिए वो उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च जब इंसान करता है तो बच्चों उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, दिन रात उसी बारे में सोचा है, और वही प्रोफेसर गायतोंडे के साथ भी हुआ। वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे, और उसे सोचते सोचते इतना सोचा उन्होंने कि उनके माइंड में वो चीज मैनिफेस्ट ही कर ली। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको डायरेक्ट, जब वो बेहोशी की हालत में थे, तो उनको कहाँ भेज दिया, उनको उसी दुनिया में भेज दिया जिस दुनिया के बारे में वो कल्पना अपने दिमाग में कर रहे थे, और देखा जाए तो अपनी काल्पनिक दुनिया में पहुंच गए। ठीक है बच्चों, तो ये है इस लाइन का मतलब कि यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। मतलब हमें ऐसे ही किसी का ट्रांजिशन नहीं हो जाता दूसरी दुनिया में, क्योंकि तुम उस दुनिया के बारे में बार बार सोच रहे थे, you were writing about it, you were thinking about it, and you had to present a speech over that. That's why you were, when you got hit and you were, when you were in your unconscious state, you went to that place. ठीक है, you were transited to that place. ठीक है बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देख लीजिए कि क्या कह रहा है, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ग्रुप ऑफ टू पेयर्स। ठीक है, पेयर्स बना के इन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना है। पेयर इन अ ग्रुप टॉकिंग ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है, इसके ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि एक लाइन कही गई है, अ सिंगल इवेंट में चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन। मतलब इवेंट का मतलब होता है एक कोई तथ्य या फिर कोई घटना। इवेंट यानी कि घटना कह सकते हैं। सिर्फ एक घटना के बदलने से पूरा का पूरा इतिहास, नेशन यानी कि देश, देश का पूरा इतिहास ही बदल सकता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक घटना को बदल दें। ये एक स्टेटमेंट कही गई है। अब आपको इस स्टेटमेंट की फेवर में, यानी कि हाँ मैं मानता हूं कि एक घटना के बदलने से पूरा इतिहास बदल जाता है अपने देश का, इस फेवर में बोलना है। ठीक है, इसके सपोर्ट में बोलना है। और एक पॉइंट आपको इसके अगेंस्ट में लिखना है जो ये कहेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक घटना के बदलने से पूरा का पूरा इतिहास नहीं बदलता है। कुछ पॉइंट्स अगेंस्ट में लिखने बच्चों। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर में कुछ पॉइंट्स और अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स। मैं चाहता हूं कि कुछ टाइम आप थोड़ा इस बारे में सोचें। ठीक है, अपने दिमाग में कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन के, या सिंगल इवेंट में चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ नेशन। क्या इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं और क्या इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, फिर हम इसको अभी डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने इस पे कुछ पॉइंट्स सोच लिए होंगे। आ जाइए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले बात करेंगे फॉर, अगर हम फेवर में कह रहे हैं। ठीक है, अ सिंगल इवेंट में चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन। ठीक है, ये बात बोली गई है। द बैटल ऑफ पानीपत फॉर एग्जाम्पल, अगर बैटल ऑफ पानीपत को लिया जाए, इज सेड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया है कि जो बैटल ऑफ पानीपत था वो भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट बन सकता था। टर्निंग पॉइंट बच्चों यानी कि
जहां से एक तरह से यू टर्न, ठीक है, अगर मान लीजिए हम गुलाम बनने जा रहे हैं और अगर ये हम जीत जाते बैटल ऑफ पानीपत तो हम गुलाम ना बनते, कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट। इन द बैटल ऑफ पानीपत द मराठास गेव इन टू द फोर्सेज ऑफ अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। हुआ क्या था कि मराठा हार चुके थे अहमद शाह अब्दाली से। आफ्टर दिस इवेंट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टुक अनदर टर्न। ये होने के बाद क्या हुआ, इंडिया का हिस्ट्री का दूसरा टर्न हुआ। ग्रेजुअली द कंट्री वॉज ओवरटेकन बाय द फॉरेन फोर्सेज। फॉरेन फोर्सेज कंट्री पे आक्रमण किया और पे विजय हासिल करी। द स्टोरी द एडवेंचर इट इज मेंशन्ड हाउ इन द बिगनिंग प्रोफेसर गायतोंडे वाज प्रिपेयरिंग अ स्पीच ऑन व्हाट कोर्स द हिस्ट्री वुड हैव टेकन if the Marathas had won the battle of Panipat. This shows the importance of single event in the history of a nation. ठीक है, तो ये पॉइंट देखो जो इसने बात बोली है ये हमें सपोर्ट करता है इस बात पे कि सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट हमारा पूरा इतिहास बदल के रख सकता है। जैसे कि जो बैटल ऑफ पानीपत हम जो हार गए थे बच्चों, बैटल ऑफ पानीपत, इसमें अगर हम ना हारते तो क्या पढ़ा बच्चों हमने पूरे चैप्टर में, कभी ब्रिटिशर्स हम पे आक्रमण नहीं कर पाते और हमें अपना गुलाम नहीं बना पाते। ठीक है, तो पूरा का पूरा हिस्ट्री चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये हमने सपोर्ट में अपना कुछ पॉइंट्स दे दी। ठीक है, आ जाते हैं हम इस पॉइंट के अगेंस्ट में, क्या कहना है। Against the motion that a single event may change the course of the history of a nation is a matter of perspective only। अब ये कह रहा है कि इस बात को, इस अवधारणा को मानना कि सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट की वजह से पूरा का पूरा इतिहास बदल सकता है, ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव यानी कि ये एक नजरिया है, और नजरिया तो हर इंसान का अलग अलग है। ठीक है, मेरा नजरिया कुछ और है, किसी और का नजरिया कुछ और होगा। ठीक है, तो सबका नजरिया अलग अलग है। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये एकदम सही है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा नजरिया, ऐसा मानना है कि हाँ एक इवेंट से चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज अ रिलेटिव ट्रूथ। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिलेटिव ट्रूथ का मतलब बच्चों कंफर्म नहीं है, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इफ यू अप्लाई द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री देन वी विल फाइंड दैट देयर मे बी ऑल्टरनेटिव आउटकम्स ऑफ अ सिंगल इवेंट सो दैट वी कैन नॉट प्रोक्लेम दैट एनी वन कोर्स ऑफ इवेंट इज द रियलिटी। क्योंकि हमने कैटास्ट्रोफिक थ्योरी भी पढ़ी है बच्चों, जिसमें हमने देखा था कि अगर एक इवेंट चेंज होता है, एक इवेंट के चेंज होने की वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। कुछ ऐसा भी हो सकता है हमारा भविष्य ये दूसरी दिशा में भी जा सकता है, ऐसी कई सी दिशाएं निकल सकती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही चीज होगी। ठीक है, बहुत से ऑल्टरनेटिव्स हमें मिल सकते हैं। सिंस देयर मे बी ऑल्टरनेटिव, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाता हूँ कि अगर हम पेशवास जीत भी जाते तो जरूरी नहीं है कि पेशवास जीत जाते तो क्या पता ब्रिटिशर्स आ ही ना पाते। हो सकता है, क्या पता पेशवास और ब्रिटिशर्स का बाद में युद्ध होता और जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते और पेशवास हार जाते, तब भी तो हमने अल्टीमेटली गुलाम ही बनना था। या फिर पेशवास किसी और से हार जाते। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था, तो कोई कंफर्म नहीं कह सकते। Since there may be alternative courses of history, so debating on a single course is not fruitful। इसलिए अगर हम सिर्फ इस बात पे डिबेट करेंगे कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, इज नॉट फ्रूटफुल, मतलब इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि एक इवेंट के चेंज होने से चीजें चेंज होंगी, लेकिन हमेशा एक ही तरह की चीजें चेंज नहीं होंगी। मतलब अगर हम पेशवास नहीं हारते तो हम कभी गुलाम नहीं होते। सिर्फ ये एक रियलिटी नहीं बन सकती, और भी बहुत डिफरेंट रियलिटीज बन सकती हैं। हो सकता है क्या पता ब्रिटिशर्स ना हम पे आक्रमण करते, क्या पता फ्रेंच के गुलाम बन जाते, क्या पता स्पेनिश लोगों के गुलाम बन जाते हम, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम किसी एक चीज पे वो नहीं रह सकते कि हाँ ऐसा ही होता। In the story of adventure due to catastrophic phenomena, the Battle of Panipat is revealed in a different version by Professor Gaitonde। Catastrophic phenomena होने की वजह से प्रोफेसर गैतोंडे ने एक अलग दुनिया हमें बताई है। According to this version, Marathas emerged victorious। इस वर्जन के अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर गायतोंडे ने हमें बताया, उसमें क्या होता है कि मराठास जीत जाते हैं बैटल ऑफ पानीपत को। आफ्टर द इवेंट द मराठास एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस, जीतने के बाद उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है पूरे देश में, पूरी कंट्री में। इंडिया नेवर फेल टू द एलियन फोर्सेस, हम कभी किसी का गुलाम नहीं बनते। ठीक है, हम पे कोई आक्रमण नहीं कर पाता। सो टू आर्ग्यू दैट सिंगल कोर्स ऑफ इवेंट मे चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इज नॉट टेनेबल, देयर मे बी ऑल्टरनेटिव इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग एन इवेंट। तो हम इस बात पे आर्ग्यू करना, बहस करना कि किसी एक इवेंट के चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ एक ही रियलिटी बन सकती है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत डिफरेंट रियलिटीज बन सकती हैं, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। ठीक है, हम मान के चलेंगे सिर्फ ऐसा ही होगा तो वो करेक्ट नहीं है। ये हमारा अगेंस्ट के कुछ पॉइंट्स थे बच्चों। तो देखा आपने किस तरीके से आपको अपने पॉइंट को फॉर में लिखना है अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, और आप अगर उसके अगेंस्ट हैं, ये काइंड ऑफ डिबेट है। ठीक है, तो अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे।
ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगेंस्ट वाले पॉइंट्स भी, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, इसका ये सेकंड पार्ट भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये हो गया हमारी सेकंड, रियलिटी इज व्हाट इज डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि रियलिटी, हकीकत वो है जो सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस होती है। सेंसेस यानी कि बच्चों, एक्सपीरियंस करना तो मतलब आपको पता है, ठीक है, एक्सपीरियंस करना यानी कि महसूस करना। और सेंसेस जो हमारी 5 सेंसेस है ना, जिनको कह सकते हैं 5 इंद्रियां हैं। तो रियलिटी वही है जो हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसको फील कर सकते हैं, वही रियलिटी होती है, इस स्टेटमेंट का कहना है। तो हमें कुछ पॉइंट्स अब इस स्टेटमेंट के फेवर में बोलने पड़ेंगे और कुछ पॉइंट्स इसके अगेंस्ट में बोलने पड़ेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे फेवर में पॉइंट्स लिखने और कैसे इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखने। तो मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूँ, फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट समझ आ गई कि दैट रियलिटी इज डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस। हकीकत का जो सामना है या फिर एक्सपीरियंस है वो सेंसेस के थ्रू ही हो पाता है। हमारी जो 5 सेंसेस है, 5 इंद्रिय हैं, उनके थ्रू ही हम कर पाते हैं। ठीक है, अब इस पे आप कुछ पॉइंट सोचिए फेवर में और अगेंस्ट में। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसके फेवर में कुछ बातें। पहले फॉर आवर सेंसेस दैट इज द सेंस ऑफ टच। अच्छा, कौन कौन सी हमारी 5 सेंसेस देखो। सेंस ऑफ टच, जो हम छूकर चीजों को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, साइट, जो हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं तभी तो उसको ही तो आप रियलिटी मानेंगे। आपके लिए रियलिटी क्या है? जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, वही तो रियलिटी है ना बच्चों। इनमें से जिस चीज, कोई ऐसी चीज जिसको ना तो आप देख टच कर सकते, छू सकते, ना आप देख सकते, ना आप उसका स्वाद ले सकते, ना उसको सुन सकते और ना उसको सूंघ सकते, तो क्या आप उसको रियलिटी मानेंगे? जो जिन चीजों को, जिस चीज को आप अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसको हम रियलिटी नहीं मानते हैं। ठीक है, उसको एक हम क्या मानते हैं? उसको हम फिक्शन मानते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी है, इस तरह से हम कुछ मानते हैं उसको। तो ये हमारे 5 सेंसेस हैं, इनसे ही जो चीज हम महसूस करते हैं उसी को हम अपनी रियलिटी बोलते हैं। प्रोवाइड अस फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए हमें ये 5 सेंसेस चाहिए, और जिन चीजों को हम इन 5 सेंसेस से महसूस कर सकते हैं वही हमारे लिए इस दुनिया का हिस्सा है। बाकी चीजें जो हमें महसूस ही नहीं हो रही, ना दिख रही है, ना हम उसको टेस्ट कर सकते, ना सुन सकते, वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस कम्स थ्रू द सेंसेस। अब नॉलेज भी कहां से आ रहा है? देखो, आप बच्चों मुझे देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सेंसेस तो आपके एक्टिवेट कर रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ, सुन पा रहे हैं आप, मुझे टीवी पे देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, ठीक है, और क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका सेंसेस है, आप टच कर रहे हैं ना अपनी पेंसिल को, अपनी कॉपी को आप टच कर, वहां पे आपका टच वाला सेंस भी यूज हो रहा है। तो इस तरह से सारे सेंसेस आपके यूज हो रहे हैं, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं एग्जिस्ट करता हूं। बट हाँ, इसमें भी एक चीज आ जाता है बच्चों, हम आपकी क्लासेस को वर्चुअल क्लासेस क्यों बोलते हैं? देखो, वर्चुअल इसलिए बोलते हैं, देखो यहाँ पे आ गया ना, क्योंकि एक सेंस है जो अब एक्टिवेट नहीं हो रही। क्या कुछ कुछ सेंसेस है जो एक्टिवेटेड नहीं है? मान लीजिए आप मुझे देख तो पा रहे हैं, आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, पर क्या आप मुझे टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना बच्चों, क्योंकि मैं तो स्क्रीन में हूँ। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन में हूँ, आप मुझे टच नहीं कर सकते रियलिटी में। जबकि अगर इन केस, अगर यही क्लास आपकी ऑफलाइन क्लास हो रही थी, जो आपके टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो फिर उनको आप टच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हाँ ये रियल है, इसलिए उसको बोलते हैं रियल। अब मैं हूँ क्लास में बच्चों, बोर्ड में, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्चुअल क्लास। ठीक है, तो आपको समझ आ गया रियलिटी और वर्चुअल के बीच का डिफरेंस। रियलिटी इज वॉट वी डायरेक्टली एक्सपीरियंस। जिस चीज को हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं अपनी सेंसेस से, वही हमारे लिए रियलिटी है। नो अदर रियलिटी एग्जिस्ट। और उसके अलावा जो चीज, जिस चीज को हम इन 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो हमारे लिए रियलिटी नहीं है, विच इज नॉट रिवील्ड टू द सेंसेस। ठीक है बच्चों, ये तो आपने पॉइंट्स लिखे अपने फेवर में, ठीक है, अपनी बात को सपोर्ट करते हुए। अब आपको कुछ बातें इसके अगेंस्ट में भी कहनी है, लेकिन उससे पहले आप ये फॉर वाला आंसर जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए।
फॉर वाला आंसर समझ आ गया आपको? ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो स्टेटमेंट कह रही है कि हमारे लिए रियलिटी वही है जिनको हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने 4 में जवाब दिया कि हाँ ये 5 सेंसेस हैं, कौन सी? टच, टेस्ट, हियरिंग, साइट एंड स्पीकिंग। ठीक है, स्मेलिंग, सॉरी। तो जो ये 5 सेंसेस के अंदर जो चीजें आती हैं वो आपके लिए रियलिटी है, और जो भी इसके बियॉन्ड है, ठीक है, जो जो भी ऐसी कोई रियलिटी जो कि इन 5 सेंसेस से परे है, उनको हम रियलिटी में नहीं मानेंगे। वी विल कंसिडर दैट एज इमेजिनेशन। ठीक है बच्चों, तो जो इसका सेकंड पार्ट है अगेंस्ट, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।